students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter solution. तो बच्चों सॉल्यूशन की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एबनॉर्मल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसमें एडेड सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। अब बच्चों सॉल्यूट जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती, कम करेंगे तो चेंज हो जाएंगी, बढ़ाएंगे तो चेंज होगी। स्ट्रिक्टली सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एडेड सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपने बच्चों ग्लूकोज डिजोल्व किया है, फ्रक्टोज डिजोल्व किया है, सुक्रोज डिजोल्व किया है या यूरिया डिजोल्व किया है, मतलब इस तरह के सॉल्यूट डिजोल्व किए हैं जो सॉल्वेंट में जाने के बाद न तो डिसोसिएट होते हैं, मतलब आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, और ना ही एसोसिएट होते, मतलब डाइमर नहीं बनाते, ट्राइमर नहीं बनाते। तो इस तरह का सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में जाता है तो जो आपको वैल्यू मिलती है बच्चों, दैट इज नॉर्मल वैल्यू, दैट इज क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल वैल्यू। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। मान लो आपने आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व कर दिया तो आयनिक कंपाउंड सॉल्वेंट में जाते ही डिसोसिएट हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। और अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व कर दिया, सॉल्वेंट आपने बेंजीन ले लिया, तो हम देखते हैं वो डाइमर बन जाता है। कुछ सॉल्यूट ट्राइमर बना लेते, तो ट्राइमर मतलब 3 मिलके 1 हो गया, डाइमर मतलब 2 का 1 हो गया। तो बच्चों को वो एसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे, तो बढ़ रहे थे या फिर घट रहे थे, इन शॉर्ट चेंज हो रहे थे। तो अगर सॉल्यूट के मोल्स चेंज हो जाते हैं तो हम कहेंगे एबनॉर्मल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और चेंज नहीं हो रहे थे तो नॉर्मल वैल्यू या थियोरेटिकल वैल्यू। अब हमने पढ़ा था वेंट हॉफ फैक्टर। तो बच्चों वेंट हॉफ फैक्टर थियोरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, डिस्कस कर लिया था हमने। वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला भी बताया था मैंने बच्चों आपको। तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, आई इक्वल्स टू, तो हमने लिखा था ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरेटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ले दे के सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थियोरेटिकल मोल्स। पढ़ रखा है हमने पिछली क्लास में, ठीक है। अगर लेक्चर मिस हो गया हो बच्चों तो इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर देखेंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई आपको बताता है ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल। इसके प्लेस पे आप ऑल्सो लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरेटिकल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब मैंने कहा कि भाई नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, कुछ नहीं हुआ, मैंने 1 मोल लिया, पानी में जाके 1 मोल ही है, मतलब आप कहना चाह रहे हो अच्छा ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल बराबर है। हम कहेंगे हाँ, तो अगर दोनों बराबर है तो आई 1 कर दो, ठीक है। तो आप कहेंगे इन केस ऑफ नो एसोसिएशन, इन केस ऑफ नो एसोसिएशन, किसी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं होता, एंड नो डिसोसिएशन, ना तो बच्चों एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन होता है, कुछ नहीं हुआ। तो बच्चों कुछ नहीं हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्यों, तो हम कहेंगे नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, मतलब ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल्स इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों ऑब्जर्व्ड मोल्स एंड थियोरेटिकल मोल्स बोथ आर इक्वल। तो अगर दोनों ही इक्वल है उस सिचुएशन में हम कह देंगे वेंट ऑफ फैक्टर आई शुड बी 1। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, तो बच्चों डिसोसिएशन मतलब कोई चीज को हमने घोला और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। लाइक मैंने तो सोचा 1 मोल NaCl, लेकिन सॉल्वेंट में जाने के बाद, पोलर सॉल्वेंट में या वाटर में ऐड करने के बाद NaCl स्प्लिट हो गया, Na+Cl-। तो बच्चों वो आयंस में स्प्लिट हो गया, 1 का 2 हो गया, तो हम कहेंगे अब, तो बच्चों अब ऑब्जर्व्ड मोल्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, तो हम कहेंगे डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स ग्रेटर देन थियोरेटिकल मोल्स। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑब्जर्व्ड मोल्स ग्रेटर देन थियोरेटिकल मोल्स। अब क्या होगा, तो बच्चों हम कहेंगे अब जो है आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो डिसोसिएशन यानी जब पार्टिकल्स में टूटेगा तो आई ग्रेटर देन 1। सिमिलरली केस 3 की बात करें, इन केस ऑफ एसोसिएशन,
तो बच्चों एसोसिएशन, जब पार्टिकल्स कंबाइन हो जाते हैं तो हम कहेंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व्ड मोल्स लेसर देन थियोरेटिकल मोल्स, है ना। कम क्यों हो गए? तो बच्चों मान लो मैंने कहा डाइमर बन गया, तो डाइमर बन गया मतलब अगर मैंने 10 मोल डिसोल्व किए तो 2 करके 1 हो गए, 2 का 1 हो गया तो 10 का 5 हो गया, तो ऑब्जर्व कम दिखेंगे। आप तो यही सोचोगे कि मैंने 10 मोल डिसोल्व किया, सॉल्वेंट में जाने के बाद वो 10 का 5 हो गया, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स लेसर देन थियोरेटिकल मोल्स। उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? तो उस सिचुएशन में I विल बी लेसर देन 1। तो 3 केस है कुल मिला के I इक्वल्स टू 1। जब हम कहेंगे कि भाई नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, I ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन, और I लेसर देन 1 इट विल बी एसोसिएशन। कोई डाउट नहीं, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। भाई अगर मैंने कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो जरूर थोड़ा ना 100% डिसॉल्व हो जाए, डिपेंड्स कि वो 80% डिसॉल्व हो रहा है, 90% हो रहा है, 10% हो रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी अल्फा है, तो अलग अलग केसेस है। तो आप वेंट ऑफ फैक्टर का अल्फा के साथ रिलेशनशिप बताओ। मतलब अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है बच्चों, वो टॉपिक आपका हो गया वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो वेंट हॉफ फैक्टर यानी कि I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया अल्फा। तो आपको कुल मिला के I और अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो मैं लिख देती हूँ अल्फा डिसोसिएशन, इन दोनों में रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो बच्चों मान लो 1 मोल सॉल्यूट जो है उसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। ओके, अब वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये A है, इसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले कनेक्टेड थे, जैसे ही ये सॉल्वेंट में गया तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब बच्चों टाइम 0 है ना, भाई स्टार्टिंग में जब मैंने इसको डिसॉल्व किया, ठीक है, टाइम 0 या इनिशियल लिख देते। ठीक है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि भाई मैंने 1 मोल डिसॉल्व किया। ठीक है ना, हमने लिखा ना 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मैंने ये 1 मोल डिसॉल्व किया। अब डिसॉल्व करा, टाइम 0 ही, तो टाइम 0 पे तो एकदम से गायब नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा उसको थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होने में। तो हम कहेंगे टाइम 0, इनिशियल मोल इसका 1 है, ये तो था नहीं, है ना, थोड़ी देर बाद आएगा, तो ये 0। अब बच्चों आफ्टर सम टाइम, मान लो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, तो इस 1 में से अल्फा पार्ट कम हो जाएगा। तो मान लो इसमें से 10% घुल गया, तो बच्चों अगर मैंने मान लो 1 मोल नमक घोला और वो 10% ही घुला, तो आयंस फॉर्म में तो 10% ही आएगा ना, 90% तो यही रहेगा। तो अगर अल्फा डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि भाई 10%, 20%, 30%, हो सकता है 100%, तो 0 ही रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जितना डिसोसिएट होगा तो हम कहेंगे ये जितना कम होगा उतना ये बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आप तो कह रहे हो वो टुकड़ों में टूट रहा है। भाई मैंने 1 मोल A डाला, पानी में डाल दिया, ठीक है, अब वो 20% घुल गया, तो मैं कहूँगी भाई मैंने 1 मोल डाला है, 20% पानी में आया, यानी 1 का 20% यानी 0.2 पानी में आ गया। अब वो पानी में आया, उसके टुकड़े हो गए 4, तो तुम कहोगे 0.2 और 4 टुकड़े मल्टीप्लाई विद 4। तो आप कह रहे हो ना n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो n से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब बच्चों थियोरेटिकल मोल, तो मैं कहूँगी मैंने तो 1 मोल डिसॉल्व किया। ऑब्जर्व्ड मोल तुम्हें कितना दिखेगा, तो तुम कहोगे ये बचेगा और ये बनेगा, ऐड कर दो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भाई थियोरेटिकल मोल। तो बच्चों थियोरेटिकल मोल तो 1, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने 1 मोल डिसॉल्व किया, तो थियोरेटिकल मोल 1। ऑब्जर्व्ड मोल आपको कितना दिख रहा है, ठीक है, तो बच्चों ऑब्जर्व्ड मोल 1 में से अल्फा कम होगा, n अल्फा बनेगा, ये ऑब्जर्व्ड मोल। ठीक है, अब आप वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड कीजिए I। तो आपको पता है I वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ठीक है, तो I हो जाएगा बच्चों ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ओके, अब ऑब्जर्व्ड मोल कितना,
तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। थ्योरेटिकल कितना? तो 1। ठीक है, अब यही फाइंड कर लो, समझ में तो आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आई वेंट ऑफ वेक्टर है। वेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व्ड मतलब आपको दिख रहा कितना है, तो हम कहेंगे देखो घोला भले ही आपने एक, इसका 20% मान लो टूटा तो इसका 20 बनेगा, और अगर n पार्टिकल्स में टूटा तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब ये बचा हुआ और ये बना हुआ इन सबको ऐड कर दो, दीज आर ऑब्जर्व्ड मोल। और थियोरेटिकल हम तो ये मान के चल रहे हमने 1 मोल डिजोल्व किया तो 1। ओके, अब I इक्वल्स टू, तो बच्चों I इक्वल्स टू है 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा। अब ये अल्फा एन अल्फा एक साइड कर दो, I एक साइड कर दो, तो अल्फा माइनस एन अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई। अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा? 1 माइनस एन, और क्या हो जाएगा? 1 माइनस आई। सही है, अल्फा एक साइड कर दो तो अल्फा उधर गया माइनस का, प्लस एन अल्फा माइनस हो गया, इक्वल्स टू 1 माइनस आई। अब ये अल्फा कॉमन ले लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन। ठीक है, अब अल्फा क्या है? तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो बच्चों अल्फा डिसोसिएशन क्या फॉर्मूला सेट होगा? तो हम कहेंगे अल्फा डिसोसिएशन विल बी 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। अल्फा का फॉर्मूला बनेगा बच्चों 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। अल्फा क्या है? तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई क्या है? वेंट ऑफ वेक्टर। एन क्या है? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक कंपाउंड स्प्लिट होता है। लाइक NaCl है तो N2 ले लेना, AlCl3 है तो N4 ले लेना। अब तुम्हें लगेगा कल तो आपने कहा था, लास्ट क्लास में तो आपने कहा था NaCl के लिए वेंट ऑफ वेक्टर 2 कर देना, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ और कही थी कि बच्चों अल्फा 100% मान लेना कि जितना मैंने घोला होता पूरा घुल रहा है। तो अगर 100% है तो जो N है वही आई है ना। यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या रख देना? 100% रख देना, मतलब 100/100 कितना 1, तो 1 माइनस आई और 1 माइनस एन बराबर हो जाएगा, मतलब आई और एन की वैल्यू बराबर है, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं। लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं 30% डिजोल्व हो रहा है, 40% डिजोल्व हो रहा है, तो फिर अलग बात हो गई। कितने टुकड़ों में टूटेगा वो तो तुम देख के बता सकते हो। अब अल्फा की वैल्यू रखोगे तब जाके आई आएगा। क्लियर? तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया बच्चों हमारा पहला केस। अब मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट केस ले लेते हैं बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर को तो हम आई से ही डिनोट करें, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फा एसोसिएशन। ठीक है, अल्फा एसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, अब देखो 1 मोल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अब इसके n पार्टिकल्स जो है बच्चों वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है? अल्फा। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास n नंबर ऑफ a पार्टिकल्स थे, मतलब a के 2 मोल थे, 3 मोल थे, वो मैंने लिख दिया। अब ये जुड़ जाते हैं, तो बच्चों ये हो गया a के बेस में n। अब आपको लगेगा ये कैसे? तो देखो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्वेंट में जाके, बेंजीन लाइक सॉल्वेंट में जाके डाइमर बना लेते हैं, है ना। तो मान लो मेरे पास 2 एसिटिक एसिड थे, तो 2 एसिटिक एसिड अब वो डाइमर बना लेते हैं, मतलब 2 का 1 हो जाता है। तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए ना, CH3COOH होल 2, डाइमर है तो होल 2। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है A, उसके 3 मोल ले लिए, लेकिन वो जैसे ही घुलता है सॉल्वेंट में वो ट्राइमर हो जाता है, मतलब 3 होंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? A3। पहले A के 3 मोल थे, अब क्या हो गया? A3 ट्राइमर हो गया, ऊपर वाला डाइमर हो गया। तो मुझे पता नहीं n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे तो n लिख दिया, बट डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पॉलीमर जो भी है तो होल n। क्लियर? अब आगे बात करें तो भाई टाइम 0 पे बात करो बच्चों, इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल की बात करते, तो देखो शुरू में कितना है? 1। थोड़ी देर बाद शुरू में 1, प्रोडक्ट कितना है? 0, क्योंकि मैंने जैसे डिसॉल्व किया है
तो मैंने यही लिया ए, जाते ही तो डाइमर नहीं बनेगा, टाइम 0 पे तो नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लेगा, तो ये 0। थोड़ी देर बाद तो मैंने लिख दिया चलो आफ्टर सम टाइम। तो बच्चों आफ्टर सम टाइम इसका कुछ पार्ट घुलेगा, तो हम कहेंगे इसका डिसॉल्व होने वाला पार्ट कितना है, अल्फा। अब इसका जितना पार्ट एसोसिएट होगा घटेगा उतना इसका पार्ट बनेगा, भाई ये कम होगा तभी तो ये बनेगा, तो हम कहेंगे हाँ 1 माइनस अल्फा और ये अल्फा। अब मान लो कि भाई मैंने इसको 1 मोल घोल दिया, उसका 20% जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है 20% डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन 20% डिसॉल्व हो रहा है उसमें भी मैंने देखा कि ना इसके 2 मॉलिक्यूल मिलके एक हो रहे, तो 20% डिसॉल्व हो गया, मान लो 10 मॉलिक्यूल आए, अब वो डाइमर बना रहे तो 10 के 5 तो अपने आप ही हो गए, तो भाई इसके n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होने से संख्या घटेगी, पार्टिकल्स कम होंगे तो डिवाइड बाय n कर दो। भाई मान लो 100 मॉलिक्यूल थे डाइमर बना रहे तो तुम 100/2 अपने आप कर दोगे, 50 अपने आप कर दोगे, है ना, तो जितने मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब वही बात कि भाई आप टोटल थियोरेटिकल मोल लिख दीजिए और टोटल ऑब्जर्व्ड मोल लिख दीजिए, ओके। तो हम लिख देते हैं टोटल ऑब्जर्व्ड मोल्स कितने हैं, सॉरी पहले हम लिख देते हैं टोटल थियोरेटिकल मोल्स। हमने कितना डिसॉल्व किया, तो हमने तो 1 मोल डिसॉल्व किया, तो बच्चों टोटल थियोरेटिकल मोल्स, तो हम कहेंगे थियोरेटिकल मोल तो 1 है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड मोल बता दीजिए, तो हम कहेंगे 1 तो आप डिसॉल्व कर रहे हो, अब 1 डिसॉल्व कितना हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा, तो 1 में से अल्फा पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है तो अल्फा बनेगा, लेकिन अब वो भी डाइमर ट्राइमर के चक्कर में डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, ओके। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, समझ में आया। गोला तो मैंने एक ही था, अब एक का 10% घुलता है तो तुम कहोगे एक में से 10% कम कर दो, तो 1 माइनस अल्फा 10% मान लो। अब अगर ये 10% घुलता है तो 10% बनता है, तो उधर अल्फा बना दो 10%। अब वो 10% भी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, डाइमर ट्राइमर टेट्रामर, तो जितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं डिवाइड बाय दिस कर दो, है ना, तो डिवाइड बाय n कर दिया, n मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं तो डिवाइड बाय n, ठीक है। अब बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे I इक्वल्स टू, तो I का तो एक ही फॉर्मूला है, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल, ठीक है बच्चों। तो I इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ना ऑब्जर्व्ड मोल कितने हैं, तो तुम कहोगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, थियोरेटिकल कितना है तो 1, तो बच्चों I हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, ठीक है। अब क्या करें, तो अल्फा एक साइड कर दो, I एक साइड कर दो, ठीक है। तो मैं अल्फा इधर आती हूँ, माइनस अल्फा उधर जाएगा प्लस का, अल्फा बाय n हो गया माइनस का, इक्वल्स टू 1 और I उधर ले जाओ तो 1 माइनस I, ठीक है। अब क्या करें, तो भाई n का एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लो n, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा n माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस I, तो अल्फा n माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस I इंटू n, ठीक है। अल्फा कॉमन ले लो तो इट विल बी n माइनस 1 माइनस I इंटू n, अब तो आ गया अल्फा एसोसिएशन, तो भाई अल्फा एसोसिएशन, तो आपका फॉर्मूला आया बच्चों 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1 इंटू n, ठीक है। तो अल्फा एसोसिएशन विल बी 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1 इंटू n। अब अल्फा क्या है, तो लिखा है आपके सामने डिग्री ऑफ एसोसिएशन। I क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। n, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, 2 है 3 है 4 है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें वो कंबाइन होता है, मतलब डाइमर है तो n 2 ले लेना, ट्राइमर है तो n की वैल्यू 3 पुट कर देना, ठीक है। तो अल्फा डिसोसिएशन इक्वल्स टू 1 माइनस I अपॉन n माइनस 1 इंटू n, ओके। तो ये आपके पास 2 फॉर्मूले रेडी हो गए, अल्फा एसोसिएशन एंड अल्फा डिसोसिएशन। अब बच्चों इन पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास,
द ऑर्डर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर है एक्चुअली, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, NaCl एंड ग्लूकोज। तो बच्चों एक केस तो तुम्हारे पास बेरियम क्लोराइड, दूसरा है NaCl और तीसरा है ग्लूकोज। तुमसे पूछा है इनके ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर बताओ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का तो एक ही फॉर्मूला है, पाई इक्वल्स टू CRT, है ना। C क्या है? कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो तुम्हारे पास तो इक्विमोलर है, इन सब के मोल्स बराबर है, तो हम कहेंगे अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं पाई इक्वल्स टू CRT, है ना, यहाँ पाई 1 इक्वल्स टू C1RT, यहाँ लिख देती हूँ पाई 2 इक्वल्स टू C2RT, और यहाँ लिख देते हैं पाई 3 इक्वल्स टू C3RT। ठीक है, एक को 1 मान लिया, एक को 2 और एक को 3। टेम्परेचर दिया नहीं तो मैं T ले लेती हूँ, और R गैस कांस्टेंट है। अब इक्विमोलर से क्या मतलब है? तो मैं कहूँगी इक्विमोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल सेम, तो इक्विमोलर मतलब C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3। तो तुम कहोगे सबका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो भाई ग्लूकोज तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, NaCl तो डिसोसिएशन का केस है, और बेरियम क्लोराइड भी तो डिसोसिएशन का केस है ना। यहाँ पे भी आई तो लिख देती हूँ, ठीक है। तो तुम कहोगे ग्लूकोज तो पानी में डालते हैं एज इट इज़ रहता है ना, तो कोई टूटता है ना एसोसिएट होता है, डायमर ट्राइमर कुछ नहीं बनाता। तो ठीक है भाई, ये शरीफ है तो इसके लिए I1 ले लेते हैं, लेकिन हर एक में ऐसा हो जरूरत थोड़ा नहीं। NaCl वेंट ऑफ फैक्टर NaCl, तो NaCl के टुकड़े कितने होंगे? तो तुम कहोगे एक Na और एक Cl, तो भाई यहाँ I की वैल्यू 2 है, और यहाँ है ना I1 लिख दो, भले I2 लिख दो और I3 लिख दो, ठीक है। तो ग्लूकोज में तो I की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 2 टुकड़ों में टूटेगा। और बच्चों यहाँ तो तुम कहोगे बेरियम अलग और क्लोराइड अलग, आता है ना बच्चों, ये तो सिखाया था मैंने। बेरियम क्लोराइड कैसे टूटेगा? तो बेरियम +2 और 2Cl माइनस। तो तुम कहोगे भाई ऑब्जर्व्ड मोल तो मुझे 3 दिखें, थियोरेटिकल 1, ऑब्जर्व्ड 3, तो I की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ जो पाई 1 होगा, यहाँ जो पाई 1 होगा दैट विल बी 3 C1RT, पाई 2 क्या होगा 2 C2RT, और पाई 3 क्या होगा, तो हम कहेंगे C3RT। अब C1 C2 C3 भले ही सेम है, लेकिन आगे वैल्यू तो है 3 2 और 1, तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाई 1 बेरियम क्लोराइड का, फिर पाई 2 NaCl का, और फिर पाई 3 ग्लूकोज का। रीज़न समझे ना बच्चों? वेंट ऑफ फैक्टर तो अलग अलग है ना, तो वेंट ऑफ फैक्टर अलग अलग है तो आपका आंसर बदल जाएगा, ठीक है। अब आपको लगेगा इतने टाइम तो हम न्यूमेरिकल करते थे, हम आई लिखते ही नहीं थे, तो इतने टाइम हमारी शर्त भी रहती थी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा ही नहीं, डिसोसिएशन है ही नहीं, और एसोसिएशन होता तो बोलता, नॉर्मल कंडीशन में एसोसिएशन नहीं होता है, फिक्स केसेस में होता है, तो चल जाता था। हम आई नहीं लिखते थे, हम I1 मान लेते थे। लेकिन अब यहाँ I1 कैसे मानेंगे? ये तो आयोनाइज्ड होने वाली चीज़ें हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो देखो, द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट आर 65.6 एंड 164. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट विल बी। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा पूछा है, तो अभी तुमने अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला निकाला था, याद करो। अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला था 1 - I अपॉन 1 - N। I क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। N क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट कितने टुकड़ों में टूटेगा। तो बच्चों कैल्शियम होता है +2, नाइट्रेट होता है -1, 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला तो बनाओगे तभी तो आगे कुछ कर पाओगे। तो दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। तो मैं कह रही हूँ कि चलो कैल्शियम नाइट्रेट पहले देखते हैं स्प्लिट कैसे होता है। सो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अब आप देखोगे कि ये स्प्लिट हो गया, कैल्शियम +2
एंड 2 आयंस ऑफ नाइट्रेट माइनस। तो अगर मैं 1 मोल भी डिजॉल्व करूं तो डिजॉल्व होने के बाद ये तो 1 है ना, और नाइट्रेट कितने 2 में टूट जाता है। तो बच्चों ऑब्जर्व्ड पार्टिकल इसके हो गए 3। ठीक है, अब ये तो n की वैल्यू है ना। अब मुझे अल्फा डिसोसिएशन फाइंड करना है कि भाई ये कितना % आयोनाइज्ड होता है। नहीं तो मैं आई और n बराबर मान लेती, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि नहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप बताओ, मतलब 100% तो कहीं है ही नहीं, तो मुझे देखना है अल्फा फाइंड करना है। अब आई, तो आई होता है ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल, तो मैं कहूँगी थियोरेटिकल मोल तो नहीं है ना, मतलब ऑब्जर्व्ड मोल तो मुझे 3 दिख रहे, थियोरेटिकल मैं मान रही हूँ अगर ये 1 है तो ये 3 है, लेकिन ये तो तब है ना जब 100% घुलता हो। अब 100% डिसोसिएट होता है ऐसा नहीं है, वो तो खुद ही पूछ रहा है, तो हम इनको बराबर नहीं करेंगे। तो अब आई कैसे निकालेंगे? तो आई का फॉर्मूला था बच्चों, मोल में ओटी था ऑपरेशन थिएटर, और मोलर मास में उल्टा था। आई क्या होगा? तो आप कहेंगे थियोरेटिकल मोलर मास, पिछली क्लास में पढ़ाया था बच्चों। आई विल बी थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, तो थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब आई कितना हो जाएगा? तो थियोरेटिकल मोलर मास देखो, ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब थियोरेटिकल जो फॉर्मूले से निकाला है, तो कैलकुलेटेड है 164 और ऑब्जर्व्ड कितना है 65.6। फाइंड करेंगे, डबल तो नहीं है ना, 120 और 130 डबल तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे 164 डिवाइडेड बाय 65.6 फाइंड कर लो और चेक करो कितना आ रहा है। तो हम सॉल्व कर लेते भाई, 164 डिवाइडेड बाय 65.6, तो ये वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आई 2.5 आ गई क्या? तो आप लिखेंगे भाई यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 2.5। ठीक है, चलो 2.5 तक तो पहुँचे। अब तो सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना है, अब कुछ बचा है क्या? है ना, आप कहेंगे चलो मोल्स तो हमने निकाल ली, कितने पार्टिकल में टूट रहा है N3, आई वेंट ऑफ फैक्टर हो गया 2.5। अब अल्फा डिसोसिएशन फाइंड कर लो 1 माइनस आई, तो बच्चों आई है 2.5 और 1 माइनस n कितने टुकड़ों में टूट रहा है 3, तो अल्फा डिसोसिएशन 1 माइनस 2.5 मतलब माइनस का 1.5 और माइनस का 2, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो बच्चों अल्फा डिसोसिएशन हो गया आपके पास 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.75 हो गया, और परसेंटेज में निकालना है तो 0.75 इंटू 100 मतलब 75%। ठीक है ना, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.75 आएगा ना, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 0.75 या 75%। समझ में आ गया भाई? आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला ये था, अल्फा डिसोसिएशन 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। एन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में स्प्लिट होता है, तो पहले तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ कैल्शियम नाइट्रेट 3 पार्टिकल में स्प्लिट हो रहा है, N3 हो गया। आई वेंट ऑफ फैक्टर है, अब वेंट ऑफ फैक्टर आपको फाइंड करना है ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जर्व्ड मोल 3 है इसलिए आई 3 कर दो, नहीं, वो तब होता है जब 100% चीज़ें घुल जाती है, जब 100% नहीं घुलती है तो आप दूसरे फॉर्मूले यूज़ करें। सो दिस विल बी थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। यहाँ से आपने फाइंड कर लिया बच्चों आई की वैल्यू। ठीक है, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 0.004 m सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, कंसंट्रेशन दे रखी is isotonic with 0.010 m solution of glucose at 25 degree centigrade. The apparent degree of dissociation of Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट तो टूटेगा और ग्लूकोज तो तुम्हें पता है नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, और आइसोटोनिक तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चंस में सिखाया था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आप आइसोटोनिक कह सकते हैं। तो यानी आपके पास दो चीजें Na2SO4 और ग्लूकोज, तो आप कहना चाह रहे हैं अच्छा पाई Na2SO4 इक्वल्स टू पाई ग्लूकोज, ये आप कहना चाह रहे हैं। और Na2SO4 वेंट ऑफ फैक्टर आई है ना, और कंसंट्रेशन हो गई C1RT, ठीक है, I1C1RT, और यहाँ क्या ले लूँ I2C2RT। अब R तो बच्चों कांस्टेंट है, टेम्परेचर अलग अलग तो दिया नहीं, तो मैंने ये चीज़ें हटा दी। तो मतलब I1C1 इक्वल्स टू I2C2, ठीक है। अब I1 तो वो तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, C1 आपके पास है, सोडियम सल्फेट की कंसंट्रेशन है देखो 0.004, तो आप कहेंगे I1 तो फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे 0.004, ठीक है। और क्या, तो मैं देखूँ I2 ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का तो I1 होता है, ना तो एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, तो पक्का है कि ऑब्जर्व्ड मोल और थियोरेटिकल मोल सेम रहेंगे, तो हम कहेंगे 1। और C2 तो कंसंट्रेशन है 0.010, ठीक है, तो आई फाइंड करें भाई, तो बच्चों 0.010 डिवाइडेड बाय 0.004, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास आया 10/4 यानी कि 2.5। यहाँ आ गया बच्चों तुम्हारे पास आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब आई तो पूछा भी नहीं है, क्या पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा डिसोसिएशन है 1 - I/1 - N, पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले। तो आई तो आ गया 2.5, कितने टुकड़ों में टूटेगा, तो बच्चों Na2SO4 चेक कर लो, Na2SO4 के कितने पार्टिकल्स बनेंगे, तो हम कहेंगे भाई 2 तो सोडियम और 1 सल्फेट, तो इसके पार्टिकल्स बनेंगे 3, बस अब तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊं, अल्फा डिसोसिएशन 1 - I कितना है 2.5 है ना बच्चों, I की वैल्यू कितनी है 2.5, तो हम कहेंगे भाई 1 - 2.5 अपॉन 1 - टुकड़े कितने होंगे, तो हम कहेंगे 3, ऐसा तो डेटा अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, अच्छा वहाँ 2 था, तो इस बार कितना आया, तो मैं कहूँगी माइनस का 2.5, 1 - 2.5, तो कितना बचा, माइनस का 1.5 ही तो बचा, और माइनस का 2, ठीक है। तो ये केस तो अभी किया था, तो ये आएगा 0.75, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 75%, चेक करेंगे, है ना। आपके पास कंसंट्रेशन है, आपके पास थियोरेटिकल मोल्स है, ठीक है, कितने टुकड़ों में टूट रहा है वो भी है, सारी वैल्यूज़ आपके पास है। तो अल्फा डिसोसिएशन आना चाहिए 75%, चेक करेंगे, ऑप्शन है 75%, हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 75%। समझ गए, सेम क्वेश्चन पिछला वाला और ये सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, आई थिंक एम्स में पूछा जा चुका है, मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो चलो, इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ K4FeCnO6 देन एबनॉर्मल मास ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन विल बी। तो बच्चों अल्फा तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब आपसे पूछा है एबनॉर्मल मास, मतलब मोलर मास की बात कर रहा है ना, और आपको बताना है, ठीक है। करें क्या इसके लिए, तो हम कहेंगे कि इसके लिए पहले हम इसका डिसोसिएशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कैसे टूटेगा, कल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिट होना, लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स का स्प्लिट होना सिखाया था। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6 कैसे टूटेगा, तो हम कहेंगे पोटेशियम आयन तो होंगे 4, कॉम्प्लेक्स को नहीं छेड़ते बच्चों, कॉम्प्लेक्स एज इट इज रहता है, तो FeCN6 - 4, ठीक है। बाहर वाला सिंपल आयन होता है काउंटर आयन, तो 4 पोटेशियम अलग हो गए, FeCN6 - 4 अलग।
अब तो देखो अगर ये 1 है तो ये दोनों 0 और 0। अब बच्चों अगर इसमें से अल्फा पार्ट गया तो यहाँ अल्फा बनेगा। अब ये दो चीज़ें ना, तो ये 4 अल्फा बनेगा और वो अल्फा बनेगा। ठीक है, तो अब मैं कहूँ कि भाई टोटल ऑब्जर्व्ड मोल्स निकालो, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स फाइंड कर लो। थियोरेटिकल तो ये रहा है ना, थियोरेटिकल मोल कितना है, तो हम कहेंगे गोला तो एक ही था, तो थियोरेटिकल मोल 1। अब अल्फा पार्ट गोला 2 टुकड़ों में टूटा तो मैंने अल्फा लिखा, लेकिन ये जो पहला है वो 4 बार है तो 4 अल्फा और वो अल्फा। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्व्ड मोल, तो बच्चों इन सबको ऐड कर दो, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा। तो अभी माइनस प्लस तो कैंसिल कर दूं, तो 1 प्लस 4 अल्फा, ये ऑब्जर्व्ड मोल है और वो है आपका थियोरेटिकल मोल। अब ये आई निकालो, तो आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल। ठीक है, अब आई ऑब्जर्व्ड मोल कितना है, तो मैं कहूँगी भाई ऑब्जर्व्ड मोल तो मुझे नजर आ रहा है 1 प्लस 4 अल्फा। थियोरेटिकल मोल कितना है, तो 1। इन शॉर्ट आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस 4 अल्फा। अब ये नहीं चाहिए मुझे, तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में चाहिए। क्वेश्चन भी ये है, एबनॉर्मल मास लिखा है ना, एक्चुअली मोलर मास होना चाहिए बच्चों। एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास बताओ, तो हम कहेंगे आई का एक और फॉर्मूला है, ओटी था ना यहाँ पे, ऑपरेशन थिएटर। मोलर मास में मैंने आपको उल्टा सिखाया था, थियोरेटिकल मोलर मास, ठीक है, अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ओके, तो बच्चों मुझे ऑब्जर्व्ड या थियोरेटिकल मोलर मास चाहिए, एम ऑब्जर्व्ड, तो आप कहोगे एम ऑब्जर्व्ड थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन आई, यानी थियोरेटिकल मोलर मास आई की वैल्यू है 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक है, ये एम टी है, यानी तो हम कहेंगे एम टी 1 प्लस 4 अल्फा का इनवर्स कर दूं क्या बच्चों, है ना। एम ऑब्जर्व्ड कितना होगा, तो मैं कहूँगी एम ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू एम टी और 1 प्लस 4 अल्फा को क्या करो, इन्वर्स कर दो, क्योंकि ऑप्शन में सारे ऑप्शंस इन्वर्स है, तो इन्वर्स मतलब 1 अपॉन। तो अभी बोलो मिल गया तुम्हें आंसर, है ना। एम नॉर्मल यानी कि एम थियोरेटिकल, ठीक है, तो एम ऑब्जर्व्ड क्या होगा, एम थियोरेटिकल या नॉर्मल मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 अल्फा की पावर हो जाएगा बच्चों -1। तो इस बार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर, थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते इस तरह के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों कंपटीशन पैटर्न के हैं, तो आपके कोर्स में है इसलिए आप पढ़ेंगे इनको। ठीक है, इवेंट ऑफ फैक्टर तो आपने पढ़ा ही है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ तक आई थिंक आपका इवेंट ऑफ फैक्टर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। अब बच्चों बहुत कम टॉपिक बाकी हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है उसकी वीडियोस पहले से अवेलेबल है, मैं आपकी प्लेलिस्ट में उसको कंटिन्यू कर दूँगी, तो आई थिंक 1 या 2 क्लास में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप स्टडिंग।